नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे आज बीजेपी के संकल्प पत्र की। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का प्रण अब की बार 400 पार का लक्ष्य पूरा करने के लिए बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है। पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी करने से पहले जनधन खाते, उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण से लेकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक खत्म करने का जिक्र किया। इसके साथ ही महिला आरक्षण कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराने की बात भी कही गई। पार्टी ने बीजेपी का संकल्प और मोदी की गारंटी पर इस बार फोकस किया है। इसमें महिला, युवा, गरीब, किसानों को प्रमुखता देते हुए सबका साथ, सबका विकास की बात कही गई। खास बात है कि आयुष्मान भारत के दायरे में अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग कवर होंगे। बीजेपी ने संकल्प पत्र में ये वादा भी किया है और इसी पर और विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ विभांशु जोशी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ आशीष दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, सर आपका भी बहुत स्वागत है, स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ। और कुछ ही देर में हमें कौशल किशोर चतुर्वेदी जी भी ज्वाइन करेंगे। और विभांशु जी, सबसे पहले आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। बीजेपी के इस मैनिफेस्टो का मास्टर स्ट्रोक क्या है, यानी क्या ऐसी बड़ी चीज है इस मैनिफेस्टो में जो जनता को लुभाने के काम आ रही है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का आज 14 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी हुआ है, इसके मास्टर स्ट्रोक तो सबसे बड़े हैं। जो ये इसमें ज्ञान, जी गरीब, वाई युवा और ए अन्नदाता और 9 नारी, 4 एन जो है नारी शक्ति की बात करी है। तो ये जो ज्ञान जो शब्द लिया गया है, इसको ये मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है। इसमें इन्होंने 23 बड़ी बातें करी हैं, जिसमें ये सुशासन की बात करते हैं, जिसमें ये किसानों की बात करते हैं। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी इम्पोर्टेंट बात करी है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप की कई बड़ी बातें हैं। तो इसमें अनेक ऐसी कई बातें हैं जो इस घोषणा पत्र को उनके संकल्प जैसा बताते हैं। और ख़ास तौर से मोदी जी ने अपने भाषण में भी कहा और संकल्प पत्र में लिखा है कि उन्होंने जो है 3 करोड़ लखपति दीदी का जो एक लक्ष्य रखा है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा संकल्प है और यदि इसको पूरा कर पाएंगे तो बड़ी बात होगी, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी भी कहती है। यदि संकल्प सत्य है तो सिद्धि मिलती है। तो ये जो 23 संकल्प इस घोषणा पत्र में लिए गए हैं, वो सभी महत्वपूर्ण हैं। उनको सिद्ध करने के लिए एक बड़ी इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। जैसा कि मोदी जी ने अपने भाषण में आज कहा कि मुझे और शक्ति दीजिए। तो शक्ति का मतलब आप लोकतंत्र में समझती हैं, शक्ति का क्या मतलब है। यदि उनको और शक्ति मिलेगी तो उनकी इच्छा शक्ति और बढ़ेगी और ये संकल्प पत्र उनका पूरा होगा। बिल्कुल विभांशु जी। और आशीष जी के पास मैं जाऊं उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मैनिफेस्टो को लेकर क्या कुछ कहा और इस पर क्या कुछ फोकस किया है। आशीष जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बीजेपी का संकल्प पत्र जो है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्या बीजेपी का संकल्प पत्र पर्याप्त है जो इस बार नारा दिया गया है अब की बार 400 पार, इसको पूरा करने के लिए? आशीष जी, देखिए, संकल्प पत्र जो है बीजेपी का, उसको अगर हम सिर्फ बीजेपी के नज़रिए से देखें या तुलनात्मक नज़रिए से देखें, दो अलग बातें हैं। लेकिन जो संकल्प पत्र है उसको हर पार्टी अपने संकल्प पत्र को इसी तरह से डिज़ाइन करती है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। बीजेपी ने 400 का जो लक्ष्य अपना बना रखा है, 370 और 400 प्लस जो उनका नारा है, तो वो जो संकल्प पत्र से उसमें कितना सिद्ध होगा ये इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो दूसरी पार्टी मैदान में है, जिनको हम कह सकते हैं कि जो और दल हैं मैदान में, उनके अपने अपने मैनिफेस्टो भी हैं। तो अगर हम इस नज़रिए से देखें, अपने अपने दूसरे हर दल के नज़रिए से अगर कहा जाए, तो सबका जो मैनिफेस्टो उनकी नज़र में पूरा है, वो उनके लक्ष्य की तरफ उनको लेके जाता है। बीजेपी ने जो बात कही है उसमें बीजेपी ने भी वही बातें कमोबेश कही हैं जो कहीं कहीं दूसरे दलों ने कही है, कांग्रेस ने और दलों ने की। सबका जो एक मोटिव है वो साफ तौर पे है कि मतदाता को आकृष्ट करना और अधिकतम वो सुविधाएं देना जिससे मतदाता को या तो कम पैसा खर्च करना पड़े या बिल्कुल खर्च ना करना पड़े। तो बीजेपी ने जो बातें कही हैं, अगर हम आज के नज़रिए में देखें तो बीजेपी ने दो चीज़ें एक कही हैं। एक तो सस्ती बिजली की बात कही है, वो एक अलग तरीके से बात कही गई है
जिसमें सोलर पैनल के जरिए वो बिजली दी जाएगी और वो गरीब परिवारों को। तो वो एक योजना है जो एक लंबे लक्ष्य की ओर बात करती है और जो बिजली के खर्च हैं या जो उत्पादन लागत हैं इनको कम करने की तरफ भी वो चीज़ बात करती है। लेकिन वो योजना बहुत आगे तक कैसे जाएगी ये अलग है। लेकिन जो बीजेपी ने एक बात कही है, जो एक उनका जो एक जिसको कहना चाहिए कि एक ऐसा नारा है या एक ऐसा उनका जो योजना है जो हर चुनाव में लगभग काम करती है, वो है 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त खाद्यान्न। ये योजना जो है ये निश्चित तौर पर जो है बीजेपी को और भी पिछले चुनाव में काम आई है और इस चुनाव में भी मुझे लगता है कि काम आएगी। इसके अलावा जो घर की बात है, इलाज की बात है और कॉमन सिविल कोड की बात है या जो भी चीज़ें हैं वो तो उसके पुराने वो चीज़ें हैं। लेकिन जो उनकी मुख्य योजना है, जो मुझे जो लगता है वो जो गरीबों को खाद्यान्न की जो गारंटी की बात करती है योजना, या फिर उज्ज्वला योजना के सस्ते गैस कनेक्शन और बिजली, तो मुझे लगता है कि इसके जरिए और बाकी चीज़ें जो हैं जो हर चीज़ों में होती हैं, सुशासन और ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें, और चूंकि बीजेपी सरकार में है 10 साल से है, तो वो उन योजनाओं को ज़्यादा अच्छी तरह से इलाबरेट कर सकती है, लोगों को बता सकती है। जो लोग सरकार में नहीं है, सरकार में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस तक पहुँचने में उनको दिक्कत होती है। तो ये अपर हैंड निश्चित तौर पे सत्ताधारी पार्टी के पास है। बिल्कुल आशीष जी, और जिस तरह से आपने बताया कि पिछले 10 सालों से बीजेपी काम कर रही है, कई उपलब्धियां भी है और आगे 5 साल जो सरकार अगर आएगी तो आगे 5 साल का विजन भी बीजेपी लेकर चल रही है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपसे पहले पूछा, क्योंकि गरीबी को लेकर हम बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि इस पूरे मैनिफेस्टो में गरीब, युवा, किसान, महिला सभी पर फोकस किया हुआ है, मैनिफेस्टो का केंद्र रहे हैं ये। लेकिन क्या ये जो 400 पार का नारा है वो इससे पूरा हो पाएगा सर? और जिस तरह से विपक्ष इस पर तंज कस रहा है अभी, उनका ये कहना है कि रोजगार को लेकर बिल्कुल भी इस मैनिफेस्टो में बात नहीं की गई, यानी पीएम ने सीधे तौर पर रोजगार को लेकर बात नहीं की। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर इस मैनिफेस्टो में कुछ नहीं कहा गया। इसको कैसे देखते हैं आशीष जी? देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो अभी पिछले दिनों लाया था, उसमें महंगाई और बेरोजगारी पर लेकर के बात है। खास तौर पर बेरोजगारी पे उनका फोकस है, जिसमें उन्होंने 30 लाख सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने की बात कही है। इसके अलावा उन युवाओं को जो शिक्षित हैं या जो भी उनका क्राइटेरिया होगा, उसमें उन्हें 1 लाख या 1.25 लाख रुपए की बात कही है। महिलाओं को 1 लाख रुपए, जो गरीब हैं उनको देने की बात कही है। तो ये जो इस तरह से हम, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि हम तुलनात्मक देखेंगे तो उसका एक अलग दृश्य निकलेगा। तो महंगा, अगर आप जो बेरोजगारी की बात करती हैं तो बेरोजगारी निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने इसमें अपने मैनिफेस्टो में बेरोजगारी और रोजगार की बात कही है, लेकिन जिस प्रमुखता से जो बात पहले कही जा चुकी है दूसरी पार्टी में, उसके तुलनात्मक वो थोड़ा सा कम है। तो मैंने यही कहा कि बीजेपी सरकार में है, उसे सारी चीज़ों की ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ है, इसलिए उसने उन योजनाओं को छुआ है जिनसे वो अपना काम कर सकती है। और यदि सत्ता में आने के बाद किसी बड़े वादे या किसी बड़े दायित्व से में उलझे बिना या आलोचना में उलझे बिना वो रास्ता निकाल सकती है। तो महंगाई और बेरोजगारी ये 2 बड़े मुद्दे हैं, और बेरोजगारी को लेकर के इस पर मुझे लगता है कि कोई रोड मैप आगे भी, जब अभी सभाएं होंगी, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा या चुनाव चढ़ेगा, तो ये चीज़ें बीजेपी की तरफ से आएंगी। लेकिन महंगाई को लेकर के बात होनी थी, ज़्यादा अच्छे से होती तो सरकार के वादे पर या सरकारी सत्तारूढ़ पार्टी के वादे पर जनता ज़्यादा आश्वस्त होती। दूसरी, गरीबी की जो बात कही गई है, तो गरीबी हटाओ जो एक योजना, जो नारा था 1971 में शुरू हुआ था, गरीबी हटाओ योजना, सरकार गरीबी हटाओ नारा जो है इंदिरा गांधी के समय दिया गया था। उसके बाद से गरीबी धीरे धीरे कम होकर आज लगभग 12-13% पर है। तो ऐसा नहीं है किसी एक सरकार ने कम किया, एक सरकार विफल रही। सारी सरकारों ने जो प्रयास किए उससे थोड़ा अंतर आया है, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन गरीबी हटाओ जो योजना है वो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये जो आज मैनिफेस्टो है उसमें वो बात अलग उसको छुआ गया है कि 80 करोड़ लोगों को या 80 करोड़ सीधे गरीबों को मुफ्त राशन देने की बात की जा रही है। प्रकारांतर से बात वही है। बिल्कुल आशीष जी, जिस तरह से आपने कहा कि क्योंकि मुफ्त बिजली और जो मुफ्त राशन देने की बात की गई है, वो विशेष फोकस इस पर रहा है बीजेपी का। हमारे साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद है। कौशल जी, आपका बहुत स्वागत है। और कौशल जी, आपकी प्रतिक्रिया भी इसी पर चाहूंगे। बीजेपी का संकल्प पत्र, बीजेपी का मैनिफेस्टो, 400 पार का नारा जो बीजेपी ने इस बार लक्ष्य रखा है, क्या ये मैनिफेस्टो पर्याप्त है इस नारे को पूरा करने के लिए? किस तरह से इस मैनिफेस्टो को देखते हैं कौशल जी? देखिए, जो मैनिफेस्टो है, जिस तरह से जो उनकी नीति चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहें या भारतीय जनता पार्टी की कहें, उस दिशा में
यह मैनिफेस्टो अपने आप को सार्थक सिद्ध कर रहा है। जैसे कि बात करें कि उन्होंने बात की कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए हम कटिबद्ध हैं। ये आम जन की जो भारत को जो राष्ट्र गौरव की बात करते हैं उनकी नब्ज को छू रहा है। अगर सुरक्षा परिषद में अगर स्थायी सदस्यता भारत को मिलती है तो भारत उन चुनिंदा देशों के बराबर हो जाएगा जो विश्व में अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं। और भारत जिस दिशा में जिस तरह की बात भाजपा कर रही है लगातार, जिस तरह से राष्ट्र हित और राष्ट्र का जो प्रभाव क्षेत्र पूरे विश्व में बढ़ाने की बात कर रही है, और जिस तरह बार बार उस पर फोकस भी करती है, किसी देश में कोई युद्ध होता है तो वहाँ से भारतीय युवाओं को, भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस निकालना, या जब कोई भी विश्व स्तरीय कोई भी चीज़ होती है तो वैश्विक कूटनीति में जिस तरह से भारत आगे बढ़ा है ऐसा कहा जाता है, उस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता स्थायी हो। और ये बहुत लंबे समय से बात चल रही है कि स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, और जो 5 देश हैं उनको बढ़ा के कम से कम 10 देश होना चाहिए जो पूरे विश्व में अपनी प्रभुत्व रखते हैं। और उसमें भारत, जैसे कि उन्होंने कहा है कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था था, अब हम इसको अगले 5 साल में 3री अर्थव्यवस्था तक ले जाएंगे। ये एक तरह से नब्ज छूने की बात है आम मतदाता की, कि भारत लगातार 2047 तक जो विकसित होने की दिशा में बढ़ाने की जो बात भाजपा कर रही है, उस दिशा में हम अब 5वीं तक आ गए हैं। अब 3री पायदान पे आके हम निश्चित तौर से और कितना आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से वो उन्होंने भाजपा अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं कि हमने 28 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर बाहर कर दिया है, और आगे आगामी समय में जो है हम गरीबी से मुक्ति की दिशा में और आगे कदम बढ़ाएंगे। जो लगातार कई प्रावधान किए हैं, इसमें समान नागरिक संहिता की भी बात है। जो राष्ट्रीय स्तर पर अगर मुद्दों की बात करें तो समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे, ये बात भी उन्होंने कहा है। और CAA का उल्लेख भी उन्होंने किया है, जिसको लेके काफ़ी जो है अफरा तफरी मची थी। एक समय में पूरा देश उथल पुथल हो रहा था, और अब उन्होंने उसको लागू भी कर दिया है, और अब उसको पूरी तरह से लागू करने की बात इस मैनिफेस्टो में कही जा रही है। तो ये जो आम मतदाता को जो छूने की बात है, उसमें वो सारे प्रावधान तो उन्होंने कहा है वो तो उन्होंने उनके लिए किए ही हैं, जिसमें कि गरीब, किसान, महिला और युवा, ये चारों पे फोकस किया है उन्होंने। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 4 को जाति मानते हैं, ये 4 ही जातियां रह गई हैं अब, और इनके उन्नयन की दिशा में हमें काम करना है। तो उनके लिए उन्होंने पर्याप्त प्रावधान किए हैं। रोजगार के अवसर की भी एक तरह से बात कही है उन्होंने, नए रोजगार सृजित करेंगे, स्टार्टअप्स करेंगे, फंड देंगे, और ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो युवाओं को। और सबसे बड़ी चीज़ है पेपर लीक। विपक्ष जिस मुद्दे को बहुत बार बार जो है उठा रहा था कि पेपर लीक को लेकर क्या है, तो उन्होंने इस ऐसे चीज को इस अपने संकल्प पत्र में छू लिया है कि हम पेपर लीक पर नियंत्रण करेंगे पूरी तरह से। तो ये एक तरह से लीक पर नियंत्रण हो या ना हो वो एक अलग मामला है, लेकिन संकल्प पत्र में उन चीजों को सामने रख के निश्चित तौर से एक ये कोशिश है कि हम नब्ज पे हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कौशल जी, जिस तरह से आपने बताया कि ये जो मुद्दे हैं, जो आम जन के मुद्दे हैं, उन पर प्रधानमंत्री ने बोलकर कहीं ना कहीं सीधा जनता से संपर्क बनाने की कोशिश की है। इस चर्चा को आप सभी मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो, और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो। आज विश्व में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण है पूरा विश्व। संकट के ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। और जब दुनिया में इतना प्रकार के भांति भांति प्रकार के तनाव चलते हो, तूफान चलते हो, तब ऐसे समय में भारत में
एक मजबूत, पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार मंच से जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं जनता के दिल को तो ये छू रही हैं। और एक मंच पर बहुत अच्छी बात हमने ये जो देखी विभांशु जी, यहाँ पर जिस तरह से लाभार्थियों को बुलाकर जिन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन्हें संकल्प पत्र सौंपा गया है। इस पूरे कृत्य को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के हाथों जिन लाभार्थियों को संकल्प पत्र मिला है, जनता से सीधा कनेक्शन और जनता को मैसेज पहुंचाने की कोशिश मंच से की गई है। विभांशु जी ठीक कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2014 के संकल्प पत्र और 2019 के संकल्प पत्र और उसके बाद जो पूरे 10 साल का जो उनका शासन रहा, उन्होंने जो बातें कही और वो जो से करते गए, उसका दृश्य उन्होंने इस दौरान प्रस्तुत किया कि हम जो कहते हैं वही करते हैं और उसी का परिणाम है कि ये लाभार्थी हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो उनका यही दिखाना था इस बात को कि आने वाले समय में भी जो अभी हमने संकल्प पत्र में अपनी बातें कही हैं, उनके भी इसी तरीके के आगे चलकर परिणाम आएंगे। जैसे उन्होंने किसानों को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि उनकी फसल बीमा जो है उसको हम और जिम्मेदारी के साथ उसको देंगे, और जो है नैनो फर्टिलाइज़र की उन्होंने बात करी है, पारंपरिक खेती को उन्होंने बढ़ाने की बात करी है। तो ये जब वो उसमें घोषणा पत्र में जो बोला गया है, संकल्प पत्र में कहा गया है, तो लोगों को लगेगा कि वास्तव में ये चीज़ें मिलने वाली हैं। देखिए, हमेशा संकल्प पत्र में ये बात आती है कि मध्यम वर्ग के लिए कोई बात नहीं कही गई है। इस भारतीय जनता पार्टी के 2024 के संकल्प पत्र में साफ तौर पर मध्यम वर्ग को लेकर भी बात कही गई है और उसमें ये कहा गया है कि उनको जो है सस्ते मकान दिलाने की पूरी कोशिश करी जाएगी, मकानों का रजिस्ट्रेशन शुल्क कम किया जाएगा और रेरा के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नियंत्रित करने की बात उन्होंने कही है। तो मध्यम वर्ग को लेकर भी और मध्यम वर्ग की शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा है कि संस्थान खोले जाएंगे, शिक्षण संस्थान आगे बनाए जाएंगे जिससे मध्यम वर्ग को फ़ायदा होगा, एम्स और अन्य चिकित्सालय खोले जाएंगे जिससे कि उसका लाभ सीधे तौर पर मध्यम वर्ग को होगा। और आयुष्मान भारत योजना तो आप जानती हैं कितनी भारत की सफल आयुष्मान योजना रही है, जिसका पूरे दुनिया में डंका बजा। और जेपी नड्डा साहब जब अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कहीं जाते थे स्वास्थ्य के, तब उनसे पूछा जाता था कि ये आयुष्मान योजना क्या है, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। तो इसी आयुष्मान योजना की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आगे भी संकल्प लिया कि इस आयुष्मान योजना को और आगे लेकर जाएगा। तो उन्होंने देखिए जैसे कि ट्रांसजेंडर के लिए भी आयुष्मान योजना को आगे बढ़ाने की बात कही है। बुजुर्गों का देखिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात होती है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वरिष्ठ लोग होते हैं, उनको इंश्योरेंस उनका नहीं हो पाता है। तो ऐसे में बुजुर्गों को आयुष्मान और दिव्यांगों के लिए आयुष्मान योजना को आगे बढ़ाने की जो बात इस संकल्प पत्र में कही गई है वाकई एक महत्वपूर्ण है। और ये जो जिस तरीके से वहाँ उनको लाभार्थियों को बुलाकर ये बताया गया कि हमने जो पहले कहा उसको करा और जिनको मिला वो हमारे सामने है। तो हम जो आज 2024 में आज जो कह रहे हैं, हमारी सरकार जब आएगी तब भी हम इस संकल्प पत्र के साथ काम करेंगे और सिद्धि से करेंगे। बिल्कुल विभांशु जी, और जिस तरह से आपने बताया कि जो योजनाओं को लेकर लाभार्थियों की तरह जिस तरह से मन से यहाँ से मैसेज जो है जनता तक पहुँचाया गया है, कहीं ना कहीं जनता के मन पर इसका प्रभाव तो बहुत गहरा पड़ने वाला है। क्योंकि जो हम मोदी जी का कार्यकाल जो हमने पिछले 10 सालों का देखा है, कहीं ना कहीं जो वादे किए गए थे 2014 में 2019 में वो पूरे होते हुए दिखाई दिए हैं। आशीष जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, लेकिन इन्हीं वादों पर विपक्ष का जो पलटवार सामने आया है आशीष जी, फ्रीबीज को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली को लेकर प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर बात कही, तो उन्होंने कहा कि एक तरह से फ्रीबीज ही है। अगर सत्ताधारी जो दल है वो अगर फ्रीबीज की बात करता है, मुफ्त राशन देता है, तो वो जनता के भलाई के लिए है, लेकिन अगर विपक्ष उसकी बात कर लेता है तो फिर वो तो गुनाह हो जाता है। देखिए, ये बात तो है, मैंने कहा है कि पहले भी कहा था कि मुफ्त योजनाओं की बात दोनों के घोषणा पत्र में है। उन्होंने भी दूसरी तरह से घुमा के कुछ बातें, कुछ योजनाएं कही हैं और सरकार ने भी ये कहा है। तो फ्रीबीज का जो सबसे बड़ा जो सेटअप जो है अभी मौजूदा चल रहा है, वो जो 82-83 करोड़ लोगों को 2 टाइम का जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, इसके अलावा उनको इनके पास कुछ और सुविधाएं भी होती हैं, इलाज और दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं, तो एक पूरा पैकेज बनता है वो। तो ये बात सही है कि खुद प्रधानमंत्री ने ही लगभग 1-1.5 साल पहले ये फ्रीबीज को लेकर के विरोध जताया था। उन्होंने भी कहा था कि इसको धीरे धीरे बंद किया जाएगा। तो अब
इसका हम अगर बहुत, ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा कि किस तरह से कितना कम होगा आगे जाकर 5 साल में, लोग कैसे करेंगे या दूसरे लोग आएंगे अगर आ गए तो वो क्या करेंगे। तो ये बात एक अलग विषय होता है। लेकिन ये दोनों ही जो घोषणा पत्र हैं प्रमुख, अगर हम मान लें भाजपा का और कांग्रेस का, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी नज़रिए से मुफ्त चीज़ों की बात की गई है। अब अगर सरकार ये मान लीजिए जो पार्टी सत्ता में है, तो यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा होती है कि वो मुफ्त की जो योजनाएं हैं उसकी बजाय फिर वो जो, जैसा आपने पूछा था कि बेरोजगारी का मुद्दा होता है, तो वहाँ पर ये बात आती है कि रोजगार यदि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो इस तरह की जो सुविधाएं देने को या इसको आगे बढ़ाने की जो योजना की जो मजबूरी है ये कम होती चली जाएगी। तो रोजगार को लेकर के सरकार का जो भी रोड मैप है, जो भी है, कुछ तो सामने है, कुछ और अभी आगे पीछे भी आएंगी चीज़ें, तो वो उस पर जितना फोकस होगा मुझे लगता है कि मुफ्त की योजनाओं को उतनी जल्दी जल्दी कम किया जा सकेगा। यानी ये है कि एक अर्थशास्त्र में भी कहा जाता है कि जब आदमी की जेब में पैसा होता है तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि वो पैसा खर्च करने बाजार जाता है, तो वो बाजार में पैसा जाता है, उससे लिक्विडिटी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के ये योजना में ज़रूर मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि फ्री बीज को लेकर के, मुफ्त की योजनाओं को लेकर के जो ट्रेंड दक्षिण भारत में शुरू हुआ था आज से 40 साल पहले, धीरे धीरे वो उत्तर भारत में भी आ गया है। ये थोड़ा सा सोचने का या चिंता की बात है। आम आदमी पार्टी ने उसको बहुत एकदम हाइप पर लेके गए थे वो उसको, उसके बाद भी स्थितियां ऐसी बन गई कि अब हर पार्टी को मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा पेशकश करनी ही पड़ती है। इससे जितनी जल्दी दूरी बनेगी उतना अच्छा है। और ये मैकेनिज्म जो पहले सरकार में है उन्हें ढूंढना होगा, एक शुरुआत करनी होगी, ताकि दूसरों की ये जो परंपरा है वो बंद हो जाए। बिल्कुल आशीष जी, हमारे साथ कौशल जी भी जुड़े हुए हैं। कौशल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, अभी विरोधी का ये कहना है कि ये माफीनामा होना चाहिए संकल्प पत्र की जगह, क्योंकि 2014 का जब उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया, उन्होंने कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर काला धन वापस लेने की बात 2014 में की गई थी बीजेपी के मैनिफेस्टो में, लेकिन उसकी जगह अब इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया है, वो यहाँ निशाना साध रहा है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, विपक्ष भी जानता है और सत्ता पक्ष भी जानता है कि राजनीति में कुछ चीज़ें जो है चाहे सामने दिखें या ना दिखें, लेकिन वो चीज़ें हमेशा मौजूद रही हैं। 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, जब पहली बार भारत की सरकार बनी, पहली सरकार से भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें सामने आने लगी थीं। और उसके बाद अभी तक जितने भी चुनाव आगे लगातार होते रहे, निश्चित तौर से हर व्यक्ति जानता है, मतदाता भी जानता है, और मतदाता तो उसका एक पक्ष रहा है, बहुत बड़ा पक्ष रहा है, साक्षी रहा है कि किस तरह से साम दाम दंड भेद से राजनीतिक दल के प्रत्याशी जीत के लिए भरसक कोशिश करते हैं। और जीतने में जो मतदाता जो उनके सहयोगी बनते हैं वो उस सच को जानते हैं और अभी तक जानते रहे हैं। अब चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें या पहले जो चंदा वाली बात होती थी वो बात करें, देखिए बिना धन के तो कोई पार्टी चल नहीं रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। धनोपार्जन के तरीके कितने भी बदलते रहें, लेकिन स्थितियां उस तरह से नियंत्रण में नहीं है कि व्यक्ति जो है सिर्फ अपने छवि के आधार पर जीत रहा हो। साम दाम दंड भेद राजनीति में चल रहा है, अभी भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था। तो निश्चित तौर से विपक्ष के आरोप है तो विपक्ष भी उतना ही उसमें संलिप्त भी रहा है ना। विपक्ष में अगर हिम्मत ऐसी है, अभी मान लीजिए 15 महीने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, या अभी भी मान लीजिए छिंदवाड़ा में कांग्रेस का सांसद है और ये लोकसभा का चुनाव 2024 चल रहा है, तो उस पर भी वही आरोप लग रहे हैं। जो दूसरी जगह, चूंकि अभी ये सत्ता में है तो दूसरी जगह इनके प्रत्याशियों पे नहीं लग पा रहे हैं, वो एक अलग बात है, ये सत्ता का फायदा है। लेकिन हर जगह के जो हथकंडे हैं वो अपनाते हैं पार्टी, साम दाम दंड भेद अपनाती है, और निश्चित तौर से बिना पैसे का चुनाव नहीं होता है। और धन की खर्च की जो सीमा है, मान लीजिए 95 लाख भी कर दी हो, तो ये सब जानते हैं कि 95 लाख में 8 विधानसभाओं, 7 विधानसभाओं, इतनी बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए चुनाव नहीं लड़ा जाता। और दूसरी तरह से जो धन खर्च किए जाते हैं वो निश्चित तौर से सीमाएं, अगर उसका सही तरह से आकलन हो तो वो बहुत महंगा चुनाव होता है। और आम व्यक्ति की, मोदी सरकार की अगर देखें तो एक बार निर्मला सीतारमण का बयान आया था, इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब पैसे तो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी भी देती है, लेकिन वास्तव में पैसा कितना खर्च होता है, उतना पैसा होना एक बहुत बड़ा उपलब्धि होती है, एक बहुत बड़ी एक ताकत, धन बल होना चाहिए व्यक्ति के पास। तो ये विपक्ष के आरोपों में भी कोई
दम नहीं है या कोई मजबूती नहीं है या कोई सत्यता नहीं है। विपक्ष भी उन्हीं तरीकों से चुनाव लड़ता है जो आरोप वो सत्ता पक्ष के लगाने की कोशिश करता है। तो अगर परिदृश्य सुधारना है तब तो निश्चित तौर से एक आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। और निश्चित तौर से अगर भारत विकसित देश बनने की दिशा में अगर भारतीय जनता पार्टी या मोदी निश्चित तौर से एक तरफ अगर संकल्प पत्र में कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है, तो वास्तव में भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस होने के लिए भी बहुत लंबी दूरी तय करना पड़ेगी। निश्चित तौर से ये विपक्ष उनके मंत्रिमंडल पे कभी कोई आरोप नहीं लगा पाया, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन रूट लेवल तक जाके अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो अभी बहुत कदम आगे चलना बाकी है। और ये मोदी जानते हैं और ये विपक्ष भी जानता है और ये सारे पक्ष जानते हैं, जो दूसरे दल हैं वो भी जानते हैं, आम मतदाता भी जानता है। लेकिन जितना हो रहा है और मोदी को अगर समर्थन मिल रहा है मतदाताओं का, तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि जितना हो रहा है, जो चीज़ें मोदी कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर रही है, उससे वो कुछ हद तक संतुष्ट हैं। और वो संतुष्टि अगर आप एक नज़रिए से देखें तो उस संतुष्टि को वो उन्होंने 2014 में जितने समर्थन दिया था उससे ज़्यादा बढ़ के 2019 में समर्थन दिया था। अब इस बात को भी लेके अगर विपक्ष की नज़र से देखें तो वो उसको ईवीएम का खेल बताते हैं। तो अब राजनीति में तो ये आरोप प्रत्यारोप का कभी खत्म नहीं होगा। जिस दिन बैलेट पेपर से भी चुनाव होंगे उस दिन भी आरोप प्रत्यारोप की जगह बनी रहेगी। लेकिन मोदी जो भाजपा का जो संकल्प पत्र है, निश्चित तौर से वो उनके 2014-2019 के जो काम थे उनको आगे बढ़ाने की दिशा में और कदम बढ़ाने की दिशा में उनका संकल्प है। और उस दिशा में अगर मतदाता अगर उस पर विचार करेगा तो निश्चित तौर से उसको बहुत सारी चीज़ें सार्थकता नज़र आएगी। और जैसे चांद पे अगर चंद्रमा पे अगर गया है यान, तो उसको कोई झुठला नहीं सकता। ये मौके पहले भी थे, लेकिन अब प्रगति कर रहा है तो निश्चित तौर से उसे स्वीकार भी करना पड़ेगा। और ये उस दिशा में एक अच्छा संकल्प पत्र माना जा सकता है, उनका एक अच्छा मैनिफेस्टो कहा जा सकता है। बिल्कुल कौशल जी, आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं जो 2014 में 2019 में हमने बीजेपी के संकल्प पत्र देखे हैं, जनता को उसने संतुष्ट तो किया है, तभी मतदाताओं का जो साथ है वो बीजेपी को मिलता रहा है। एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी विभांशु जी इस पर। अगर हम तुलनात्मक तौर पर देखें न्याय पत्र और संकल्प पत्र के बीच, तो क्या बेहतर है? क्योंकि कांग्रेस के 5 न्याय 25 गारंटियां और अब बीजेपी की 14 गारंटियां, जनता के मन पर क्या प्रभाव ज्यादा डालेगा? विभांशु जी देखिए, बहुत विस्तारित तौर पर जाएं तो यही कहा जा सकता है कि न्याय पत्र शब्द ही अपने आप में मैं गैर कानूनी मानता हूं, क्योंकि न्याय तो तब होता है जो कहीं विधान या संविधान से निकल कर आता है। तो न्याय, किसी चीज को न्याय कहना तो मैं बिल्कुल भी कभी नहीं उचित पाता। घोषणा पत्र को हमेशा संकल्प पत्र के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो काफ़ी विस्तारित है। उसमें जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा 23 बातें हैं। सिर्फ उसमें भोजन की बात नहीं करी है, गरीबों को भोजन की बात। और मैं थोड़ा सा स्पष्ट आज यहाँ कर देना चाह रहा हूँ, जो गरीबों को भोजन देने की बात करी जाती है वो राइट टू फूड, भोजन का अधिकार अधिनियम 2013 में साफ तौर पर एक कानून है जिसके तहत गरीबों को भोजन देने की व्यवस्था करी जाती है, बच्चों को भोजन देने की व्यवस्था करी जाती है, जो 2013 में बाकायदा संसद से बना हुआ कानून है। तो यहाँ पर भोजन के अधिकार को यदि विपक्ष इसको चुनौती देता है तो वो भारत के संविधान, एक कानून को चुनौती देता है जो कि संसद से पारित किया गया है। दूसरा, रोजगार के अवसर। देखिए, रोजगार के अवसर इस संकल्प पत्र से इसलिए बढ़ते दिख रहे हैं क्योंकि 3 तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की सीधे तौर पर इस संकल्प पत्र में कहा गया है। पहला, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है। दूसरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है। तीसरा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है। तो इस तरीके से यदि तीनों तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि हम जो है ट्रेनें जो हैं, वंदे भारत ट्रेनें जो हैं वो और बढ़ाएंगे। उसमें स्लीपर की भी बात कर रहे हैं कि अभी जो स्लीपर चेयर कार वाली वंदे भारत थी, अब स्लीपर की बात, बुलेट ट्रेन, चारों दिशाओं से बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से रोजगार के अनेक अवसर। मिलेट्स की बहुत बड़ी बात देखिए इस घोषणा संकल्प पत्र में कही है कि हम मिलेट्स को लेकर आएंगे, जिससे किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण की व्यवस्था करना। देखिए, गांव वालों को अपने अनाज का सही दाम कभी कभी नहीं मिल पाता है, तो यदि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण किया जाएगा तो किसानों की आय बढ़ेगी, क्योंकि वो अपने सामान को भंडारित कर सकेंगे और सही दामों पर उन्हें बेच सकेंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि
जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है वो पिछले 10 साल की जो उनके किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाते, उन्होंने कई घोषणा पत्र में तो ऐसी बातें हैं जो लगातार कह रहे हैं कि अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आयुष्मान योजना उन्होंने कहा हम आगे और बढ़ाएंगे, एम्स हमने खोले अभी और आगे खोलेंगे। तो ऐसे महिलाओं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अभी हमने और खोले हैं, अभी और खोलेंगे। तो लगभग जो चीज़ें कर चुके हैं उनको आगे बढ़ाने की विश्वास के साथ बात करना ये एक बड़ी बात होती है। बिल्कुल विभांशु जी, ठीक कहा आपने कि जो चीजें कर चुके हैं, क्योंकि बीजेपी ये पहले ही कह चुकी थी कि लुभावने वादे नहीं करने हैं जनता से, वही वादे और वही बातें इस संकल्प पत्र में शामिल करनी है जो पूरी हो सके। आने वाले 5 सालों में बीजेपी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की गारंटी दे दी है। देखना होगा कि ये गारंटी जनता के मन पर कितना प्रभाव डालती है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी का संकल्प पत्र आज आ चुका है। तमाम वादे और तमाम बातें संकल्प पत्र में जनता के लिए जो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएं लागू की, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए मोदी की गारंटी संकल्प पत्र में देखने को मिलेगी। और देखना होगा भविष्य में कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, क्या ये मैनिफेस्टो इस लक्ष्य को पूरा करने में मददगार साबित होता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।